नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। भोपाल यानी नवाबों का शहर, एक ऐसा शहर जो अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए पहचाना जाता है। एक ऐसा शहर जिसकी पहचान ताल तलैयों की नगरी से एशिया की छोटी बड़ी मस्जिद से होती है। पिछले 10,000 सालों से मानवीय वसाहत के साथ ये अपना प्रमाण पेश करती आ रही है। इसमें भीम बेटिका भी शामिल है। तमाम खूबियों और पहचान को अपने आप में समेटे भोपाल लोकसभा सीट ने अपने देश के अंदर शंकर दयाल शर्मा के रूप में राष्ट्रपति दिया, मुख्यमंत्री के तौर पर उमा भारती जैसा बड़ा चेहरा दिया। बीजेपी के लिए यह सीट हिंदुत्व की प्रयोगशाला से कम नहीं रही है। यहाँ से एक बार महिला भगवादारी को बीजेपी उतार चुकी है। भोपाल लोकसभा सीट पर बीजेपी का 35 सालों से कब्जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार बीजेपी फिर पुराने नतीजे दोहरा पाएगी। इस सीट से बीजेपी ने आलोक शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव भरोसा जताया है। लेकिन अब देखना होगा कि इस बार बीजेपी अपने 35 सालों का इतिहास बरकरार रखेगी या कांग्रेस बीजेपी के अभेद किले को भेद पाएगी। और हमारे साथ में इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव जी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभाल सक्सेना सर भी हमारे साथ में मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं प्रभाल सक्सेना सर आपसे जानना चाहूंगा कि सीट का क्या कुछ सियासी समीकरण रहा है। सबसे पहले आप उस पर प्रकाश डालें। देखिए मनीष, जैसा कि आपने कहा कि ये वाकई में गंगा जमुनी तहजीब का शहर रहा है, नवाबों के शहर से भी कुछ जाना जाता है और राजा भोज के रूप में भी इस शहर की पहचान बनी हुई है। बिल्कुल। यहाँ पर सांप्रदायिकता का कोई स्थान कभी नहीं रहा है। यही वजह है कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का आपने नाम लिया, वो यहाँ से सांसद रहे और राष्ट्रपति बने। आरिफ बेग साहब यहाँ से जीते और वो भी केंद्रीय मंत्री बने। और के एन प्रधान जो वरिष्ठ भारत कांग्रेस के नेता थे, वो भी यहाँ से ऐसे समय में जब गैस कांड हुआ उस समय वो भी यहाँ से सांसद बने। तो एक लंबी फहरिस्त है और इस सीट को जो है कभी भी इस पर मैंने कहा ना, सांप्रदायिकता का कभी कोई इस सीट पर जो है वो छाप नहीं रही है। आज ऐसे समय में पार्टी ने एक ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष को एक कहना चाहिए कि एक बहुत ही जमीन से जुड़े और मतलब एक ऐसे साधारण से कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है अरुण श्रीवास्तव के रूप में। अब सवाल यह है कि ये सीट जो है राजधानी की है, इसलिए पूरे प्रदेश में रोचक है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आ रहा है और अपने शबाब पे आ रही है। मेरा सवाल अरुण जी आपसे यही है कि इस सीट को कांग्रेस की झोली में लाने के लिए अब 35 साल बाद आपको प्रत्याशी बनाया गया है, तो किस तरह से आप इस रण में अपने आप को पाते हैं, जब आप देख रहे हैं कि मोदी की आंधी है, ऐसे में आपका दिया कैसे जलेगा? ये जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव के मुद्दे एक अलग है। चुनाव का मुख्य मुद्दा ये है कि इस समय बेरोजगारी के खिलाफ भी एक लड़ाई है हमारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक हमारी लड़ाई है और भूखमरी के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो भोपाल सीट नहीं, पूरे हिंदुस्तान की स्थिति देखने को मिलती है। भोपाल में जहाँ तक अभी आपने बोला कि बीजेपी का 35 साल तक अवैध गढ़ रहा है, बिल्कुल भाई मेरा ये कहना है, बीजेपी का अगर 35 साल अवैध गढ़ रहा तो जो सांसद जो चुने गए उनके वो हमेशा एक बीजेपी का नंबर बढ़ाने वाले लोग थे, गिनती बढ़ाने वाले लोग थे। सांसद के रूप में आपने बीजेपी का सांसद विगत 5 साल नहीं देखा। उसके पहले भी उपस्थिति नगण्य थी। सांसद वो चीज होता है जो नेशनल मुद्दे, स्टेट के मुद्दे और अपने शहर के वो मुद्दे जो नेशनल चीजों से जुड़ी रहती है उसको संसद तक पहुंचाता है। बिल्कुल। भोपाल में आपने कभी ऐसा नहीं सुना कि बीजेपी के किसी सांसद ने हाई कोर्ट बेंच की बात की हो। भोपाल में 25 साल से मास्टर प्लान नहीं आया, बिल्कुल, इसका कोई बात उठी हो, की गई हो। अब भोपाल में अव्यवस्थित जो विकास हुआ है उसका कारण ही सरकार रही है। बिल्कुल। 2005 के बाद मास्टर प्लान नहीं आया, आबादी बढ़ती रही, कॉलोनी बनती रही और रोड सड़क सब बनाया गवर्नमेंट ने उन्हीं कॉलोनियों में। प्रॉपर्टी टैक्स लिया, सब कुछ लिया, नल का कनेक्शन दिया, बिजली का कनेक्शन दिया,
जब ये चीजें गवर्नमेंट ने करी तो अवैध किस बात का? बिल्कुल। मात्र अवैध बता के एक डर, एक भय व्याप्त किया जा रहा है कि ये भय वोटों में परिवर्तित हो। बिल्कुल ठीक है। अवैध इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि लंबे समय से बीजेपी का यहाँ कब्जा रहा, 35 सालों से बीजेपी के यहाँ सांसद हैं। पिछले अगर लोकसभा चुनाव के हम परिणाम को देखें, वोट शेयर देखें, वोट प्रतिशत देखें, तो सभी में बीजेपी आगे है। करीब 3,64,000 वोटों से प्रज्ञा ठाकुर यहाँ से पिछला लोकसभा चुनाव जीती और बड़े अंतर से जीत के वो संसद में गई। अब जो बड़ा जीत का अंतर था, इस खाई को कैसे पाटेंगे आप? कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर इसको देख रहे हैं आप? भाई मैंने भी आपसे बोला, जनता के सामने हमने उन मुद्दों की बात, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात रखी है और भोपाल के मुद्दे। आप बीएचईएल में चले जाओ। बिल्कुल। बीएचईएल में काम स्थापना हुई 1956 से और उसके बाद काम शुरू हुआ 1964 से बीएचईएल फंक्शन में आई। उस समय हमारे 28,000 कर्मचारी थे बीएचईएल के। बिल्कुल। आज 5400 रह गए घट के। हजारों एकड़ जमीन पे ना तो कोई आपने एक्सपेंशन किया बीएचईएल का और ना बीएचईएल कारखाने का रिनोवेशन किया। बिल्कुल। ये बड़ी साफ बात है और उसका परिणाम ये हुआ है, आज घाटे वगैरह में बताते हुए उसको बेचने की कोशिश की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। भाई हम अपने ग्राउंड में झांक के देखिए, हमने करा क्या? जब आप गवर्नमेंट ने कोई मदद अभी नहीं दी, वो बराम भरोसे चलाती रही। आज स्थिति हमारी ये है बड़ी साफ आपके सामने कि बीएचईएल को एक तो बेचने की कोशिश की जा रही है, उसके हम खिलाफ हैं और दूसरा बीएचईएल के एम्प्लॉय के 15% तनख्वाह कम कर दी गई है। बिल्कुल। और पेंशन स्कीम 95 जो कई कमेटियों ने बोला कि ये हम देंगे, आज तक लागू नहीं किया। एक दूसरा मुद्दा है, 2014 में स्मार्ट सिटी की घोषणा की थी कि 100 स्मार्ट सिटी हम पूरे हिंदुस्तान में बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 100 में एक टीटी नगर का भी स्मार्ट सिटी था, भोपाल का। और इसकी लिमिटेशन क्या थी कि 5 साल में हम बना देंगे। बात में सही बोल रहा हूँ जो जी। 5 साल से 10 साल हो गया, पूरा टीटी नगर उजड़ गया। जो वहाँ 2-2 पीढ़ियों से सरकारी नौकर रहे, जिस मकान में रहते थे, उनके लिए कोई योजना नहीं, अगल बगल बना दी गई होती, ईडब्ल्यूएस वगैरह कुछ भी बना कर दे दिया गया होता, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। उनको तो छोड़ो, 2 चौड़ी रोडें बनाकर हजारों करोड़ रुपए निकाले गए और पूरी जगह को बंजर के रूप में रख दिया गया। भाई इस बात को उठाने की जिम्मेवारी किसकी है? इस सांसद की रहती है। बिल्कुल। आज तक कोई वो बात उठी? बिल्कुल। भोपाल में हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ लिख के एमटेक ये डॉक्टरेट करके बेरोजगार स्थिति में। एक आईटी हब की बात की गई थी, आईटी हब की कोई बात ही नहीं कहीं से कहीं तक। भाई जो जुनून समस्याएं हैं उसमें जाना पड़ेगा। देखिए अरुण जी, इसके लिए आपने बहुत सी, जाहिर सी बात है, बहुत सी आपने बड़ी समस्याओं को और अनिवार्य समस्याओं को बहुत ही सहजता के साथ उठाया है। सवाल ये, क्या प्रतिपक्ष में बैठे कार्यकर्ता या नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है कि वो प्रजातांत्रिक तरीके से इन तमाम बातों को लेकर एक जोरदार प्रदर्शन करते, एक ऐसा कुछ आंदोलन बनाते जिसके लिए सरकार बाध्य होती? लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और केंद्र में है। देखिए, हमारा आंदोलन तो लगातार चलता रहा, हमारी मांगे चलती रही। अभी 1-1.5 महीने पहले हमने कलेक्ट्रेट और मंडी के सामने प्रदर्शन किया। नवंबर 23 के पहले मैनिफेस्टो था बीजेपी का, 2700 रुपए कुंटल में गेहूं हम सहकारी सोसाइटियों में तोलेंगे और 3100 रुपए कुंटल में धान तोलेंगे। बिल्कुल। आज गेहूं को 2400 रुपए कुंटल तोला जा रहा है। 450 का सिलेंडर देंगे, वो नहीं सिलेंडर 10 का 10 है बाहर। देखिए जो चीजें हैं हमारे सामने, हमको उन चीजों से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो हमने वादा किया है उसको, चाहे बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उसको वादा खिलाफी नहीं करना पड़ेगा। और जहां तक आप बोल रहे हैं सक्सेना साहब जी कि भाई बीजेपी इतने लंबे समय से चली आ रही है, राजनीति में लंबे समय अल्प समय का कोई स्थान नहीं होता। 1977 में जो चुनाव हुए थे कोई दल नहीं था। बिल्कुल। और सब ने अलग अलग मिलके हमको हरा दिया था।
80 में इंदिरा जी फिर पावर में आ गई थी। 80 में इंदिरा जी पावर में आई और 80 में बीजेपी की स्थिति 2 सीट की थी पूरे हिंदुस्तान में। ये नहीं कहा जा सकता, जो जनता है, जनता सबसे बड़ा जज है, जनता जज होती है और जनता के सामने हमने अपने मुद्दे साफ रूप से रखे हैं। बिल्कुल, ये मुद्दा हमारा ये है क्या, और इस चीजों पे हमें सहमति भी मिल रही है और लोग हमारे साथ भी चल रहे हैं। आज खाते कांग्रेस के फ्रीज कर दिए गए, एक पैसा भी किसी कैंडिडेट के पास चुनाव के लिए कांग्रेस से नहीं आया। हमने जब अपनी समस्या रखी कार्यकर्ताओं के सामने और अपने अध्यक्ष जी के सामने भी मैंने बोला था, जीतू पटवारी जी के सामने, तो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि एक नोट एक वोट जी हम मांगे जनता के सामने। आज वो एक नोट एक वोट का हमारा चल रहा है और जो हमें पैसा मिल रहा है जनता से उसको हम बाकायदे इलेक्शन कमीशन को बताएंगे। बिल्कुल, अगर लिमिट से ऊपर पैसा आता है हमारे खाते में एक नोट एक वोट करके, तो उसको हम उठा के किसी ऊपर का पैसा हम कहीं दान करेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीजेपी इस पर आरोप तो लगा रही है कि कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेल रही है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का ये पॉलिटिकल स्टंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो कानून और नियम के दायरे में अपनी कार्रवाई कर रही है, इसे राजनीति से जोड़ना कहीं से कहीं तक सही नहीं है, बीजेपी ने आरोप लगाया। आपका एक और कैंपेन चल रहा है, एक वोट एक नोट, इसमें आपको कितना समर्थन मिल रहा है जनता का? इसमें जहां हम जाते हैं हम तो अपना जनसंपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, हमारी पेटी भर जाती है। बिल्कुल, ये जो हमारी पेटी भर जाती है, पेटी भरने का मतलब क्या है बिल्कुल, कि जनता हमको समर्थन दे रही है। और जो एजेंसियों की बात है, बीजेपी बोलती है हमारी एजेंसी अपना काम कर रही है। 3 एजेंसी हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। पहले ईडी का यूज हुआ, 141 लोगों पे नोटिस कार्रवाई की गई, नोटिस की कार्रवाई। 121 जो बीजेपी में चले गए उनकी सब कार्रवाई समाप्त हो गई। 2 तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ रहे हैं सांसद। बिल्कुल, क्या ये बात सही है? और 20 लोग जो झुके नहीं, जिन्हें हाथ नहीं जोड़ा, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। और ये हिंदुस्तान का जो न्यायालय है इन कार्रवाइयों को भी अवैध घोषित करेगा। आज चुने हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अरविंद केजरीवाल आरोप बताने को तैयार नहीं। आरोप बता रहे हमने ऐसी बातें सुनी थी। संजय सिंह, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, तीनों पर एक ही आरोप है ना, आरोप अलग अलग नहीं है। संजय सिंह की जब बेल एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आपके पास कौन सा ऐसा पुख्ता आरोप है जिसके तहत हम इनको रिटेन करके रखें। तो जो है आपकी ईडी असहाय रही। बिल्कुल, और संजय सिंह बाहर आया। बिल्कुल। अरुण जी, एक सवाल ये है कि भोपाल की अगर अपन चुनाव का मिजाज की बात करें तो यहाँ पर बड़ा एक पारिवारिक सा माहौल हमेशा रहा है और एक लोग सब मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, चुनाव की तरह होता है। यहाँ से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने चौक के पटियों से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर तय किया और तमाम बड़ी फहरिस्त है यहाँ के चुनाव की। तो उस समय चुनाव, क्योंकि आप ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर माताजी जो है लंबे समय जिला पंचायत से लेकर तमाम ग्रामीणों में रही, मम्मी जी के नाम से भी उनको जाना जाता था। आपको क्या अंतर दिखता है उस समय के चुनाव में? आज आप चुनाव लड़ रहे हैं इतने लंबे समय बाद, तो आपने इतने दिन कैंपेन किया, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? भाई आज मैं चुनाव जो लड़ रहा हूँ अपने एजेंडे पे लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, और कांग्रेस के एजेंडे पे लड़ रहा हूँ। हमको व्यापक समर्थन मिल रहा है। हमारा एजेंडा अलग एजेंडा, हमारा एजेंडा विकास का एजेंडा है, हमारा एजेंडा आपसी भाईचारे का एजेंडा है, हमारा एजेंडा गंगा जमुनी तहसीब को बनाए रखने का एजेंडा है। हमारे इस एजेंडे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमारे साथ है, हर वर्ग हमारे साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि हम विकास के एजेंडे पर लड़ रहे हैं, विकास का एजेंडा लेकर बीजेपी भी चल रही है। ये विकास बनाम विकास की क्या लड़ाई है, ये तो जनता तय करेगी, जनता बताएगी 4 जून को कि वो किस विकास पर मोहर लगाएगी। मैनिफेस्टो पर यहाँ पर बात हो रही थी, मैनिफेस्टो को लेकर भी आज बड़ी बैठक है आपकी कांग्रेस कमेटी की। कांग्रेस को मैनिफेस्टो पर सफाई देनी पड़ रही है, ये बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सफाई नहीं दे रही है जी। आज पीसी हो रही है जी। माननीय दिग्विजय सिंह जी पीसीसी में ही हैं।
हम अपने मैनिफेस्टो को पूरा सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं। हम सफाई, हमारा मैनिफेस्टो क्लियर करना, सफाई देना नहीं होता जी। हमने मैनिफेस्टो में 1 लाख रुपए महिलाओं के लिए बोला है। हमने मैनिफेस्टो में इस बात की है कि ये जो किसानी का लागत और मूल्य ये सब निर्धारित होगा। हमने जो बातें की है, हमने ओबीसी आरक्षण की भी बात की है अपने मैनिफेस्टो में। जी। ओबीसी आरक्षण की बात उस मुद्दे पे है, ये आर्थिक स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति भाई आज हिंदुस्तान में अगर देखा जाए कि जितने इंडस्ट्री के मालिक वगैरह जो हैं, जिनको हजारों 20-20 हजार करोड़ रुपए मतलब केंद्र सरकार ने सब्सिडी दे दिया, हमारे किसान को 100 रुपए भी मिलना मुश्किल पड़ता है। और हमारे किसान जो लोग हैं, उस जो किसानी करते हैं उससे कौन सी फैक्ट्री खोल ली है। तो एक सामाजिक सहजता हो, इस बात का एजेंडा है हमारा। अरुण जी, ऐसे समय में जब हिंदुत्व की लहर चल रही है और बराबर ऐसा लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर से मुस्लिम कार्ड खेलती है, ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं, तो इसको हिंदुत्व बनाम मुस्लिम बनाने की जो बात हो रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस समय इंसानियत की लहर चल रही है। लहर इंसानियत की। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी आदमी, हिंदुस्तान का जो मिजाज है, आप चले जाइए ग्वालियर, जब हिंदू महासभा वहाँ चुनाव लड़ती थी तो कभी हिंदू महासभा ने ग्वालियर स्टेट में गवर्नमेंट नहीं बना पाई। और मुस्लिम लीग कश्मीर में चुनाव लड़ता था, मुस्लिम लीग ने कभी गवर्नमेंट नहीं बनाई वहाँ पे। यहाँ की जनता का जो मिजाज है बड़ा सेकुलर मिजाज है। बिल्कुल। और उस मिजाज, वो मिजाज एक सेकुलर मिजाज है, एक अच्छा मिजाज है। जहाँ तक भगवान रामचंद्र जी का प्रश्न है, हम सनातन धर्म के, और हजारों पीढ़ियों से हमारा रामचंद्र जी का वास्ता रहा है। हमने हमेशा अपने आराध्य देव के रूप में देखा है, और आज भी रामचंद्र जी सर्वोपरि हैं और हमारे आराध्य देव हैं, और उनकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हीं से सब कुछ संभव है। बिल्कुल ठीक। हम भगवान ना करें, हम किसी भगवान का नाम लेके वोट नहीं मांगेंगे। बिल्कुल ठीक है। हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि चुनाव की जद्दोजहद है और सभी तरफ चुनाव का शोर दिखाई दे रहा है, बीजेपी के जो ए श्रेणी की टीम है, चाहे बी श्रेणी की टीम है, सभी वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के उनके दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। वो हर एक प्रत्याशी के नामांकन में जा रहे हैं, चाहे वो होशंगाबाद की सीट हो, चाहे कहीं की भी सीट हो। सभी सीटों पर जब नामांकन रैली हुई तो वहां के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने नामांकन रैली में गए और नामांकन करवाया। कांग्रेस के एक भी ऐसे दिग्गज की रैली हम नहीं देख पा रहे हैं जो बड़े नेता अपने प्रत्याशी के पक्ष में उतरे हैं या उनके नामांकन में जा रहे हैं। एक दो जगह का अगर अपवाद छोड़ दिया जाए तो भोपाल में भी अभी किसी की बड़े नेता की रैली नहीं हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कांग्रेस हमेशा कार्यकर्ता के साथ रही है, और कांग्रेस का आधार कार्यकर्ता है। मतलब वो कार्यकर्ता जो झुग्गियों में रहते हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, जो समाज के वो वर्ग है जिन्हें कभी कोई चीज मिली नहीं, वो कार्यकर्ताओं का हमारे पास समूह है। हम ऐसा कार्डर बेस पार्टी नहीं है कि हम व्यापारियों की पार्टी नहीं है, हम पूंजीपतियों की पार्टी हमारी नहीं है, हमारी आम आदमी की पार्टी है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आज पूरी तरह चुनावी मैदान में डट के खड़े हो चुके हैं। और रिजल्ट जो है 7 मई के बाद 4 जून बताएगा भोपाल का रिजल्ट क्या आता है। अरुण जी, ऐसे समय में एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे जिस समय काफी भारतीय जनता पार्टी की आंधी है और बड़े बड़े दिग्गज जो कांग्रेस के हैं वो भाजपा में पलायन कर रहे हैं, ऐसे समय में आपको क्या लगता है कि जो कार्यकर्ता बचे हुए हैं वो क्या उनके अस्तित्व के लिए या उनके लिए चुनौती है, और वो किस तरह से अपने आप को अब फिर से पार्टी में समाहित कर पाएंगे? एक चीज मैं बताऊं, नेता कार्यकर्ता से ही बनता है। कोई चुनाव जीतता है, कोई कहीं अपना स्टैंड करता है, किसी के पास हजारों कार्यकर्ता होते हैं। नेता सोशल लाइफ में जब तक फॉलोअर्स नहीं होते वो नेता नहीं होता। बिल्कुल। हमारे नेता चले गए, उनके साथ कौन सा 4 कार्यकर्ता चला गया ये बता दो मेरे को। कार्यकर्ता अपनी जगह है और नेता अपनी जगह है।
कार्यकर्ता इस बात की फिक्र नहीं करते कि कौन सा नेता गया। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता नेता है और कांग्रेस एक समुद्र है, इसमें किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। हमारी एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा पर आगे बढ़ रहे हैं। उस विचारधारा पे कोई मतलब किसी प्रकार की अड़चन आज की स्थिति में ना आई है ना आ सकती है। बिल्कुल ठीक है। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है बहुत रोचक चुनाव है ये। जिस प्रकार से हमने देखा कि शुरुआत से लेकर ही अभी तक लगभग हजारों की संख्या में कहें या लाखों की संख्या में, जैसा कि सर ने भी बताया, पॉलिटिकल एडिटर ने हमारे, की कार्यकर्ता कांग्रेस के बीजेपी में जाते जा रहे हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता में हताशा है तो बीजेपी इसको ये कह रही है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रखा और इसके कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में पलायन कर रहे हैं। ये आपके लिए चुनौती तो है या नहीं है, ये एक अलग सवाल है, लेकिन अब इस चुनाव को आप कैसे देखेंगे? उनका कुनबा बढ़ रहा है, कुनबा बढ़ता जा रहा है। कुनबा की बात मैं करता हूँ। हाँ। नवंबर 2017 के पहले हम जब अपने अध्यक्ष महोदय कमलनाथ जी के जाते थे, अलग अलग लाइनें लगती थी। ये मुरैना के लोग ज्वाइन करने आए हैं, ये शिवपुरी से ज्वाइन करने आए हैं, ये सागर के लोग ज्वाइन करने आए हैं, ऐसे 20 लाइन लगती थी। इनके पास तो बहुत कम लोग गए, इनके पास तो नेता गए। तो जो मेन बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, आप कभी गए होंगे उस समय, तो लाइन लगते थे, हम लोग भी नहीं मिल पाते थे। बिल्कुल ठीक है, अपने विधानसभा चुनाव में बिल्कुल ये देखा। आप मेरी बात सुनिए, हम लोग भी उनसे नहीं मिल पाते थे। उनका जो कुनबा, वो लोग बीजेपी वाले हम में आए और हमारा क्या हश्र हुआ। आज हमारे नेता उधर लाइन लगा के चले जाए, उनका क्या हश्र होगा, ये हिंदुस्तान का चुनाव बताएगा। बिल्कुल ठीक है। आप ये मानते हैं कि आपके जो कार्यकर्ता जा रहे हैं वो हार करवाएंगे बीजेपी की? हमारे जो नेता जा रहे हैं, हाँ, और हमारे वो नेता जा रहे हैं, भाई हम जो कांग्रेस है वास्तविक कार्यकर्ताओं की है और आज बीजेपी खत्म हो चुकी है। जब हमारे नेता लेके, हमारे 2-4 कार्यकर्ता लेकर के अपनी स्थापना दिवस 6 तारीख को मना रहे थे, 4 आदमी हमारे शामिल करके, बीजेपी में कोई था ही नहीं। आज की स्थिति में अगर स्थापना दिवस मनाया जाता है तो अपने आदमियों के साथ मनाया जाता है। हमारे लोग गए, उनको धन्यवाद कि जिन्होंने शामिल होकर उनका कम से कम स्थापना दिवस तो मनवा दिया। बिल्कुल, ये बड़ी गहरी बात मैं बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। जब हम अपना स्थापना दिवस मनाते हैं तो हम ऐसी कोशिश नहीं करते बीजेपी का आदमी हमारे साथ आके खड़ा हो जाए। लेकिन मैं बीजेपी के नेताओं को, आज बीजेपी पूरा विचारधाराओं से खत्म हो चुकी है। बीजेपी की कोई विचारधारा इस समय नहीं है, कोई विकास का एजेंडा नहीं है। जब वो अपना स्थापना दिवस हमारे लोगों के साथ, एक इस पेपर में स्टेटमेंट आया था, 1 लाख मतभेद से कांग्रेसी को तोड़ के हम स्थापना दिवस मना लेंगे। बड़ा शर्मनाक स्टेटमेंट था, उसको संज्ञान में उनके ऊपर वालों को लेना चाहिए था। और स्थापना दिवस का भोपाल में इन बीन 13 आदमी गए क्या, और बेचारों ने मिलकर इनका कम से कम स्थापना दिवस मना ले। उनको भी हम धन्यवाद दे रहे हैं कि बीजेपी का स्थापना दिवस मनवा दिया। आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने ही आगे आके भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस बनाया, तो एक प्रकार से अब ये कांग्रेस भाजपा में कुछ अंतर लग रहा है आपको क्या, कि दोनों एक? देखिए, हम अपनी विचारधाराओं पे चल रहे हैं। हमारी जो विचारधारा थी आजादी के बाद, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, क्या एक भाषा हमने बोली थी। हाँ। भाषाओं में हमने परिवर्तन नहीं किया था। लेकिन इनकी जो भाषा हर जिले में बदल जाती है, हर प्रांत में बदल जाती है, हर डिवीजन में बदल जाती है। जहां जैसा तात्कालिक फायदा लेते हैं उसी भाषा बदल लेते हैं। लेकिन हम कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भाषा कन्याकुमारी में भी वही है और कश्मीर में भी वही है। हमने अपनी भाषा को बदलने की कोशिश कभी नहीं की। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र किया है यहाँ पर, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब विधानसभा चुनाव से गुजरी तब भी विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए वो भी हमने देखे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई, तब अब परिणाम क्या होंगे इसके? क्या जनता इसको एक्सेप्ट करेगी और जनता के मन पर, उनके वोटर्स पर कितनी तब्दील हो पाएगी यात्रा? भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये जो है अभी जो हुई है और उसके भारत जोड़ो यात्रा, दोनों में राजीव गांधी ने एक विचारधारा को लेके आगे आया। कहीं भी ये नहीं बोला कि कांग्रेस को वोट दीजिए। विचारधारा थी सेकुलरिज्म की, विचारधारा थी विकास की, विचारधारा थी इस देश को
एकता की वो कड़ी में बनाने की, ये थी। कहीं बोला राजू जी ने कि कांग्रेस को राहुल जी ने कांग्रेस को वोट दीजिए? मुद्दों पे बोला, मुद्दों पे बोला क्या, और वो मुद्दों पे पूरे कांग्रेसी बोल रहे हैं। अरुण जी, एक अहम सवाल उठता है भोपाल लोकसभा से कि यहाँ पर पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अगर इस बार यहाँ के मतदाता आपको विजय बनाते हैं तो कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण सवाल आपके दिमाग में है, जहन में है, जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? भाई, भोपाल में BHEL की जो एंसिलरीज है वो करीब करीब बंद भी हो चुकी है और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। भोपाल के पास मंडीदीप आप चले जाइए, जो स्किल इंडिया की बात करते हैं, मंडीदीप में आधे से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल से अपर स्केल इंडस्ट्रीज पूरा ताला पड़ चुका है। आज उनके हर मालिक परेशान है, मजदूर परेशान है। तो हमको इस पे भी सोचना पड़ेगा और ये बात हमको अपने फोरम पे रखनी पड़ेगी। भाई, हमारी इंडस्ट्री क्यों सिक होती चली जा रही है, इसमें हमको देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है, भोपाल लोकसभा में एक बहुत बड़ा भूभाग एग्रीकल्चर का सीहोर है, बैरसिया है। सीहोर का गेहूं जो है, सीहोर के नाम से पूरे देश में बिकता है और उसका एक्सपोर्ट भी होता है। लेकिन सीहोर में इरिगेशन का कोई साधन नहीं, सिंचाई का कोई साधन नहीं, एग्रो इंडस्ट्रीज बनाने की तरफ आगे नहीं बढ़ी सरकार, और यही हालत बैरसिया की भी है। और जहाँ तक बैरसिया भोपाल से पास है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, वहाँ से पहला चुनाव डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जीते थे और वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जाके हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने। हमारा रेल लाइन नहीं, हमें जोड़ा जा सकता है रेलवे लाइन से, और बैरसिया में भी कोई इंडस्ट्री, कोई कुछ रोजगार का साधन नहीं है। इसको हमें डेवलप करना पड़ेगा और जो स्थितियां जो भोपाल की बनी है, मास्टर प्लान को तत्काल लागू करवाना पड़ेगा। और मास्टर प्लान एक अच्छा हो और व्यापारियों का मास्टर प्लान ना हो, एक जनता का मास्टर प्लान हो जिससे जनता को फायदा मिले। ये सब चीज़ें भोपाल की समस्या है और जहाँ तक हमें भरोसा देना पड़ेगा अपने युवकों को। तुम एग्ज़ाम देने जाते हो तो तुम्हारे साथ पटवारी वो भर्ती सही का भ्रष्टाचार नहीं होगा। तुम आज हमारा युवक युवती जो है, जो बच्चे बच्चियां जो हैं, उन्हें भरोसा नहीं होता कि हम इम्तहान देने जा रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बस मन में संशय रहता है कि हमारे माँ बाप के पास पैसे नहीं देने के लिए हमारा क्या होगा, और वो चुपचाप बैठ जाते हैं। उनको भरोसा दिलाना होगा। इसके लिए चाहे कितनी बड़ी लड़ाई लड़ना पड़े, कांग्रेस लड़ेगी और भोपाल के सांसद के रूप में हिंदुस्तान के संसद में ये सब आवाज में उठाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो गया है, पूरे देश में लोकसभा चुनाव की गूंज है। बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है, कांग्रेस के दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में है। भोपाल लोकसभा सीट से हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये विकास की लड़ाई है, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, हम वैचारिक रूप से लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी को लेकर भी उन्होंने कई सारी बातें कही है। अब देखना होगा कि 4 जून को भोपाल की जनता विकास के एजेंडे पर मोहर लगाएगी, किसके एजेंडे पर मोहर लगाएगी, ये तो 4 जून को देखना होगा। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभात सक्सेना सर थे, हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव सर थे। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। देखते रहिए देश न्यूज का खास क्रम, देश की बात। नमस्कार।